तृतीय वर्ष संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में महाकवि बाणभट्ट विरचित कादंबरी का शुकनासोपदेश खंड है। शुकनासोपदेश खंड विद्यार्थियों के लिए जो अपना स्नातक का अध्ययन पूरा करके अग्रिम आगे या गृहस्थ में प्रवेश करना चाहते हैं, उनके लिए एक ऐसा चिंतामणि औषधि या रामबाण औषधि के रूप में एक ऐसा ऑटोथेरेपी का डोज है, एक ऐसा उपदेश है जो हमारे जीवन के साफल्य की ओर ले जाता है। व्यक्तित्व निर्माण, दुर्वृत्तियों, दुष्प्रवृत्तियों, दुर्गुणों से दूर रहकर कैसे हम अपने मानव जीवन को पॉलिश करें, कैसे एक अच्छे नागरिक बन करके परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने नगर के लिए, अपने जिले और राज्य के लिए एक उत्कृष्ट आयाम स्थापित कर सके, उसके लिए शुकनास द्वारा दिया गया उपदेश इति शुकनास उपदेश, ये खंड तृतीय वर्ष संस्कृत साहित्य के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। लगभग सभी विश्वविद्यालयों में इसे पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। महाकवि बाणभट्ट संस्कृत गद्य के उत्कृष्ट महान प्राचीन रचनाकारों में एक हैं। इनका रचना काल हर्ष, राजा हर्ष का माना जाता है। ये हर्ष के सभाकवि थे। इनके दो ग्रंथ हैं महाकवि बाणभट्ट के, एक कादंबरी और एक हर्षचरितम। हर्षचरितम आख्यायिका है जो इतिहास पर आधारित है, ऐतिहासिक विषय वस्तु है। राजा हर्षवर्धन का चरित्र इसमें वर्णित है, जबकि कादंबरी कल्पित कथा है। यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित नहीं है, किंतु इस कथा के माध्यम से महाकवि बाणभट्ट ने गद्य साहित्य को उत्कृष्टता, भव्यता प्रदान की। थोड़ा सा परिचय कर लें। आज से ही आपको प्रतिदिन YouTube वीडियो के माध्यम से एक गद्य, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कठोपनिषद के बाद कोई स्तरीय विषय वस्तु अगर आती है तो वह है शुकनासोपदेश। बहुत ही उत्कृष्ट भाषा और भाव दोनों लिए हुए हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। महाकवि बाण का उच्छिष्ट है सारा जगत, साहित्य जगत। जगत से तात्पर्य साहित्य जगत, परवर्ती साहित्य जगत, क्योंकि इससे पहले बाणभट्ट से पहले गद्य में ऐसी रचनाएं, गद्य में इतना भव्य निदर्शन करने वाला कोई कवि नहीं हुआ था। इसलिए बाणभट्ट के बाद ये उक्ति प्रचलित हो गई कि बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, सर्वम जगत सर्वम बाणस्य उच्छिष्टम। बाण उच्छिष्ट, उच्छिष्ट मन झूठा, जूठन है, बाण का जूठन है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि बाद के परवर्ती काव्यकारों के लिए, साहित्यकारों के लिए, गद्यकारों के लिए, कवियों के लिए कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छूटा जो स्वतंत्र अपनी लेखनी चला सके। बाण ने सब लिख दिया। इसलिए एक उक्ति, इस उक्ति चल पड़ी, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। गद्य सम्राट कहा जाता है महाकवि बाणभट्ट को। तो कादंबरी एक पुनर्जन्म की जो हमारी मान्यता है भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन में, उसको मान्यता देने वाला एक ऐसा गद्य काव्य है। जैसे कहा, संस्कृत में बहुधा पद्य साहित्य का प्राचुर्य है, लेकिन गद्य में बहुत कम हुए हैं। इसमें ये बाणभट्ट विरचित कादंबरी और उसका ये शुकनासोपदेश। अभी इसमें नाम से स्पष्ट है, शुकनास द्वारा दिया गया उपदेश। कौन उपदेश दे रहा है, किसको दे रहा है, तो इसके पात्रों की चर्चा कर ले थोड़ी सी। शुकनासोपदेश में शुकनास महामंत्री हैं राजा तारापेड़ के, एक अच्छे गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में। जब विदिशा के राजा शुद्रक नहीं, इस यहाँ पर राजा है तारापेड़। कादंबरी की घटना में विदिशा से शुरू होती है, लेकिन असल में यहाँ तारापेड़ के पुत्र चंद्रापेड़, राजा तारापेड़ और उनके पुत्र का नाम है चंद्रापेड़। चंद्रापेड़ अपने बचपन का, जो ब्रह्मचर्य का समय है, 1 से 25 वर्ष का लालन पालन पोषण के बाद उसके पिता उसे गुरुकुल में रखते हैं, और गुरुकुल में पूरा अध्ययन समाप्त करने के बाद जब वह घर पर आता है चंद्रापेड़, तो पिता उसे
युवराज पद पर बैठाना चाहते हैं, युवराज पद पर उसका अभिषेक करना चाहते हैं। हर पुत्र की यही स्थिति है। इसलिए इस कथा या इस शुकनासोपदेश व्याख्यान के माध्यम से हर छात्र अपने आप को चंद्रापीड़ समझे और ये पुस्तक उसके लिए शुकनास का काम करेगी। जैसे भगवत गीता में हर व्यक्ति अगर अपने आप को अर्जुन मानेगा तो गीता उसके लिए कृष्ण है, कृष्ण का संदेश है, सीधा सीधा अच्छे रास्ते पर चलने के लिए। उसी प्रकार जो छात्र अपना अध्ययन करके गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं, अध्ययन हालांकि एक विशेष समय पर समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है, पूरे जीवन पर्यंत अध्ययन चलता रहता है। लेकिन जो हमारा बटा हुआ है, जीवन के 4 भाग कर रखे हैं, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास, ये 4 भाग कर रखे हैं। इन 4 भाग में जीवन इन 4 चरणों से होकर गुजरता है। पहला ब्रह्मचर्य है, अपनी इंद्रियों को संयमित करके हमें स्वाध्याय, पठन, श्रवण, निधिध्यासन करना है। ब्रह्मचर्य के बाद अगला पड़ाव आता है जिम्मेदारियों का, और वो है गृहस्थाश्रम। वैवाहिक जीवन के सुनहरे 25 वर्ष जिसमें सुख भोग करके उस परंपरा को आगे बढ़ाने की, पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ा करके एक अच्छे गृहस्थ का हमें समुपालन करना है। इसमें संतति निर्माण, क्योंकि पुत्र जो पिता की परंपरा से चला आया तो उसे भी विवाह करके उस वंश को आगे बढ़ाना है नियमानुसार, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनको ध्यान में रखते हुए। तो तीसरा पड़ाव आता है 50 से 75 का। ये एक अनुमानिक है, आज के युग में 80 साल हो गए तो इसके 20-20 के रूप में देख लें, करना है हमें। तो ये जो तीसरा है वानप्रस्थ है, वो जो मोह इकट्ठा हुआ है, जो संसाधन हमने अपने जीवन में इकट्ठे किए हैं, उनके प्रति थोड़ा वितराग भाव रख करके मोह से मुक्त होने की एक प्रवृत्ति का नाम है वानप्रस्थ। धीरे धीरे, और फिर जब 75 से 100 का समय आता है तब एक तरह से संन्यास, संन्यास इति संन्यास। संन्यास का तात्पर्य यहाँ एकदम संन्यास लेने से साधु बन जाने से नहीं है। संन्यास का मतलब बिल्कुल मोह से मुक्त हो जाना, अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियाँ जो नई पीढ़ी उसको सौंप देना। इस प्रकार के ये 4 हमारे जो पड़ाव हैं उसका बहुत अच्छा विभाजन किया है। लेकिन ये ब्रह्मचर्य जो पढ़ाई का समय है, जो तपस्या का समय है, अध्ययन और लेखन विचार का समय है, इसको व्यर्थ में नहीं गंवाना, ये भोग का समय नहीं है। जो विद्यार्थी, सुन ले मेरी बात, जो विद्यार्थी इस काल में अपनी अध्ययन परंपरा को पूरा किए बिना भोगों में प्रवृत्त हो जाएंगे, उनका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। वो जैसा उन्होंने स्वप्न देखे हैं, महत्वाकांक्षाएं देखी हैं कुछ बनने की, वो नहीं बन पाएंगे। अच्छी तरह से ध्यान कर लें तो ये शुकनासोपदेश की बातें उन सभी छात्रों के लिए, उन सभी युवाओं के लिए, सभी युवाओं के लिए, केवल युवाओं के लिए नहीं, युवतियों के लिए भी, उन किशोरियों के लिए भी जो अध्ययन काल में रत हैं, उनके लिए ये मील का पत्थर साबित होंगी, मील का पत्थर। लेकिन इन्हें ध्यान रख करके इन पर अमल लाने की आवश्यकता है, इनको क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। एक एक पंक्ति, एक एक गद्य की एक एक लाइन हमारा जीवन, हमारा चरित्र बनाएगी। ध्यान रहे, मैं एक एक पंक्तिशः, ये स्वयं मेरे द्वारा तैयार की गई पुस्तक है जो आप कवर पृष्ठ पर, फलक पर देख रहे हैं। महाकवि बाणभट्ट विरचित शुकनासोपदेश सभी विश्वविद्यालयों में चलती है। यह शुकनासोपदेश पिछले कोरोना काल में, पिछले वर्ष इसे लेखन का, इसके लिखने का मुझे सौभाग्य मिला। घर पर वर्क फ्रॉम होम के तहत कुछ 3-4 पुस्तकें आई अस्तित्व में, उनमें एक है शुकनासोपदेश। तो इसके प्रारंभिक परिचय के बारे में यही कहा जाए कि चंद्रापीड़ जो युवराज पद पर अभिषिक्त होना है, उसका मंत्री शुकनास द्वारा, उस चंद्रापीड़ को मंत्री शुकनास द्वारा जो उपदेश दिया गया, वो उपदेश है शुकनासोपदेश के रूप में। इसमें 3 मोटे मोटे विषय हैं। एक तो यौवन, जवानी के खतरे, जवानी का जोश
जवानी सबके पास आती है, हर प्रकार की। जो जिसने जन्म लिया है सबसे पहले उसका बाल्यावस्था से युवावस्था आएगी, युवावस्था से फिर वृद्धावस्था आएगी। लेकिन बाल्यावस्था तो खेल खेल में निकल जाता है, बचपन बीता खेल खेल में। लेकिन जो जवानी का जो नशा है, उस खतरे से आगाह करते हुए विद्यार्थियों को उनको सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए ये जो यौवन का भय दिखा करके, यौवन के उन खतरे दिखा करके महाकवि बाणभट्ट ने शुकनास के माध्यम से जो कहलवाया है, वो हर चंद्रापीड़ को, आज के हर युवक को आत्मसात करना होगा। तभी जीवन का उद्धार होगा, तभी हम भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर पाएंगे। अन्यथा इन उपदेशों की अनदेखी से क्या भयंकर खतरे होने हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जीवन बिल्कुल गिर सकता है, पतित हो सकता है, हम लक्ष्य से भटक सकते हैं। हम देखते हैं कई छात्र ऐसी हरकतें कर बैठते हैं, कई विद्यार्थी, कई युवा, कि उन्हें पूरी ज़िंदगी भर उसका मलाल रहता है, मैंने ये क्या कर दिया, क्योंकि ये समय फिर लौट के नहीं आने वाला है। तो महाकवि बाणभट्ट विरचित शुकनासोपदेश कादंबरी का अंश है। इसमें 3 विषय जैसे मैंने बताए थे। पहला है यौवन, दूसरा है गुरुपदेश, 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 गुरोपदेश, गुरु का उपदेश। जो भी व्यक्ति आप गुरु के रूप में उपदेश दे रहा है, वो सुनने में बड़े कटु लगते हैं, कठोर लगते हैं, लेकिन वो कटु होते नहीं हैं वास्तव में। उन उपदेशों पर अगर गौर किया जाए, विचार किया जाए, उस पर क्रियान्वयन किया जाए, तो हमारे लिए वो उपदेश हमारे भवितव्य का ऐसा निर्माण करेंगे जिसमें हमारा चारित्रिक रूप से और वैयक्तिक उत्थान ही होना है। और तीसरा विषय है लक्ष्मी के गुण दोष, पैसा। आज के वातावरण में धन बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। पैसा पैसा पैसा, सारा खेल पैसों का है, हम सब जानते हैं। लेकिन किंतु परंतु धन के अत्यधिक धन का ही उन्माद रहे जीवन में तो कोई अर्थ नहीं है। अर्थ देखिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और कितनी बड़ी अच्छी व्यवस्था है। अर्थ इच्छानुसार भोगों को भोगना एक पुरुषार्थ है, लेकिन आगे रखा है धर्म, धर्मानुसार अर्थ और काम। अर्थ और काम को धर्मानुसार करने से मोक्ष, अज्ञान निवृत्ति, मुमुक्षा, भाव मोक्ष प्राप्ति होनी ही है, जीवन सफल होना है। तो आज से महाकवि बाणभट्ट विरचित शुकनासोपदेश, जो स्नातक तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए गद्य व्याख्या के रूप में परीक्षा में आता है, ये केवल कॉलेज छात्रों के लिए नहीं, अपितु जीवन में जो युवा हैं सबके लिए उपादेय है। आप इस व्याख्याओं को आज पहला कालांश अधिकांश परिचय भाग में है, मैं आज से ही पहला गद्य आपको ले रहा हूँ। आप इनकी बातों को लेंगे, अमल करेंगे, बहुत आनंद आएगा आपको। बहुत उत्कृष्टता लिए हुए है शुकनासोपदेश। कठिन लगता है लेकिन कठिन नहीं है। ये भी महाकवि भारवी के जो नारिकेल फल सम्मित वचो भारवी सपति तद विभज्यते, उसी तरह ऊपर से कठोर है, लेकिन इसका जो भाव है, जो इसका अर्थ है, भावार्थ है, वो मृदु है, कोमल है, बड़ा मीठा है। तो देखेंगे हम, हमें महाकवि बाणभट्ट विरचित शुकनासोपदेश की कुछ चित्र आपको दिखाए जाएं। ये एक तरह से एक चित्र है जिसमें युवराज पद पर अभिषेक से पहले महामंत्री उन्हें कुछ उपदेश देते हैं, ऐसा ही भाव लिए हुए ये चित्र। मैं आपको और कुछ चित्र दिखाना चाहूँगा जो मेरे पास इस समय उपलब्ध हैं। ये शुकनासोपदेश का ही पुस्तक का ही आवरण है, यही वह पुस्तक है जो स्वयं मेरे द्वारा तैयार की गई व्याख्या के रूप में। अब हम देखेंगे महाकवि बाणभट्ट विरचित
शुकनासोपदेश के गद्य, और पहला गद्य एक तरह से ग्रंथ का वस्तु निर्देशन करता है इस शुकनासोपदेश खंड का, जिसमें एक तरह से कथात्मकता है। इसके बाद आने वाले जो गद्य हैं, दूसरे गद्य से उपदेश की अविरल धारा प्रवाहित है, इसमें यौवन के खतरे हैं। लेकिन यहाँ है सामान्य परिचय, क्या हुआ, क्या था, कौन किसको क्या उपदेश कब दे रहा है। एवं समतिक्रावत्सु केषुचित् दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षुः प्रतिहारानुपकरण संभार संग्रहार्थमादिदेश। समुपस्थित यौवराज्याभिषेकं च तं कदाचित् दर्शनार्थम आगतम् आरूढ़विनयमपि विनीततरम् इच्छन् कर्तुं शुकनासः सविस्तरम् उवाच। अब इस काठिन्य को दूर करने के लिए हमें सर्वप्रथम अन्वय करना चाहिए। एवं इस प्रकार पहले पदच्छेद करेंगे। सम अतिक्रामत्सु, सम अतिक्रामत्सु, अतिक्रमण होने पर, अतिक्रमण बीत जाने पर, क्या, केषुचित् दिवसेषु, कुछ दिन, केषुचित् दिवसेषु, कुछ दिनों के बीत जाने पर, व्यतीत हो जाने पर, राजा चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षुः। यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षु कः अस्ति? तस्य पिता क तारापीडः। राजा तारापीडः स्वपुत्रस्य चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षुः। राजा तारापीड अपने पुत्र चंद्रापीड के युवराज पद पर उसे अभिषिक्त करने के इच्छुक उस राजा ने प्रतिहारों को, द्वितीय बहुवचन, प्रतिहारों को, सेवकों को उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश। उपकरण का मतलब होता है कि जब अभिषेक होना है युवराज पद पर, तो उसके लिए जो तैयारियां होती हैं, जो संसाधन, जो सामग्रियां तैयार करनी पड़ती हैं, उन सभी को इकट्ठी करने का, एकत्रित करने का आदेश प्रदान किया, आदेश दिया। तो इस तरह से वस्तु निर्देश का कथन है। इसके बाद उपदेश शुरू हो जाएंगे। तो राजा तारापीड ने अपने पुत्र चंद्रापीड को युवराज पद पर अभिषिक्त करने की इच्छा से सेवकों को विभिन्न सामग्रियां एकत्रित करने का आदेश दिया। अगली दो पंक्तियां क्या हैं? समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम च तम, उसको, तम उसको, और उसको, किसको? चंद्रापीड को, जिसका युवराज पद पर अभिषेक समुपस्थित हो गया है, उपस्थित है, होने वाला है, जिसका युवराज पद पर अभिषेक होने वाला है, उस चंद्रापीड को कदाचित, कभी, अव्यय है, दर्शनार्थम आगतम, देखने की इच्छा से, कि गुरुकुल से लौट के आया है चंद्रापीड, कैसा है जरा देखो तो सही। ऐसे चंद्रापीड को देखने की इच्छा से आगतम, आए हुए, कौन देखने आया है? मंत्री शुकनासः, महामंत्री शुकनासः, राजा का महामंत्री शुकनास। उस शुकनास ने जो चंद्रापीड को, जिसका युवराज पद पर अभिषेक होना है, उसको देखने की इच्छा से आए हुए उस शुकनास ने तम चंद्रापीडम आगत, तम चंद्रापीड आरूढ़ विनयम अपि, आरूढ़ विनयम, जो विनय पर आरूढ़ है, जो पहले से ही नम्र है, आरूढ़ विनय, अर्थात वो उच्छृंखल उद्दंड नहीं है, संस्कारित है। शुकनास मन में कैसा भाव रखे हुए कि यहाँ शुकनास कोई उपदेश जबरदस्ती देने नहीं आया है। महाकवि बाणभट्ट लिखा है कि राजा तारापीड का पुत्र चंद्रापीड पहले से ही संस्कारित है, विनयशील है, अतः आरूढ़ विनयवपि, पहले से ही नम्र उस चंद्रापीड को विनीततरम इच्छन। देखिए, ध्यान दीजिए शब्दों पर, विनीततर अर्थात तरफ प्रत्यय लगाया, विनीततर, और अधिक नम्र बनाने की इच्छा से, और अधिक शालीन बनाने की इच्छा से, और अधिक विनयशील, पहले से विनयशील है, उसे और अधिक विनयशील बनाने की इच्छा से, करने की इच्छा से, करने के लिए शुकनासः सविस्तरम उवाच, वह मंत्री शुकनास विस्तार पूर्वक बोलने लगा। ये पहला गद्य है। गद्य पद्य की तुलना में यूँ सरल होता है, क्योंकि यहाँ चुड़ने का शैली होती है गद्य की। पद्य में
सभी भाव नहीं आ पाते हैं। इसलिए गद्य कविनाम निकषम वदंती, गद्य को कवियों की कसौटी कहा जाता है। पद्य में तो छंद में बंधा हुआ भाव होता है, अर्थात बंदी बंधाई रचना। कई बार भावों को कट करना पड़ता है, शब्दों में कैसे चलानी पड़ती है, दूसरे शब्द लेने पड़ते हैं। गद्य आप कितना सोच रहे हो, आप जितना सोचोगे उतना लेखन होता चला जाएगा कि आपकी सोच क्षमता कितनी है उतने लिखते जाओ। इसलिए कहा गद्य कविनाम में निकषाम, गद्य कवियों की निकषा है, कसौटी है। आप सोचते कितना हो, लिखो उतना। तो महाकवि बाणभट्ट सफल हुए इसमें। मेरी इस पुस्तक में, मेरे जो आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इसमें विद्यार्थियों को ये भाव समझाने के लिए इन गद्य की पंक्तियों का पंक्तिशः अन्वय किया गया है। पंक्तिशः अन्वय किसी पुस्तक में नहीं है, ये पहली पुस्तक है संस्कृत की। संस्कृत को सरल करने की दृष्टि से इसको उपलब्ध कराया गया है। तो छात्र ध्यान दें, पंक्तिशः अन्वय को आप अलग अलग नहीं लिखें, इसको एक ही कर लें। पंक्ति अन्वय को ठीक कर लें, उसके पंक्तिशः अन्वय को अनुवाद की दृष्टि से देखें, एक एक पंक्ति को। तो ये जो काठिन्य है, शुकनासोपदेश के प्रति जो अवधारणा है छात्रों की, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कई छात्र इसको पढ़ते ही नहीं हैं। इस सोच से छात्र इसको पढ़ते ही नहीं हैं और उनके शुकनासोपदेश में बहुत कम नंबर आते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में बहुत कम नंबर आते हैं, अंक आते हैं, पुअर मार्किंग होती है। उसका कारण भाव है, केवल हमने अपने मन को कठिन बनाए रखा है, कठिन मान करके। ध्यान दें, अन्वय उस पंक्ति को सीधा करके उसका अर्थ दिया गया है, ये वही बताए। अब बात आती है परीक्षा में, अगर अनुवाद पूछा जाता है, सप्रसंग अनुवाद, तो सप्रसंग अनुवाद, कहीं व्याख्या आता है तो उस व्याख्या का भाव भी लिखा हुआ है। विद्या अध्ययन पूरा करके घर लौटा तो पुत्र की यो अवस्था को देख करके उसके पिता ने समस्त भार अपने पुत्र को युवराज पद पर देने की इच्छा से सेवकों को आदेश दिया। ये बात है। तो इस प्रकार यहाँ ये आपके लिए जो अवसर दिया जा रहा है उसको पॉज करके नोट करने के लिए है। छात्र नोट करें, बेहतर नोट्स हैं। ये पहले गद्य का ई कंटेंट है, लेख्य सामग्री है परीक्षा की दृष्टि से। कौन किसको क्या कह रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज पहले मैंने इसके बाद से लेकर के हर गद्य में प्रसंग लिखा है, पंक्तिशः अनुवाद और व्याख्या। ये तीन चीज़ें आप देखेंगे, इनको अच्छी तरह से ध्यान देंगे तो केवल परीक्षा में ही नहीं, जीवन की परीक्षा में हम सफल सिद्ध होंगे, मेरा ऐसा मानना है। आज पहला गद्य है, कल से हम इसको बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। शुकनासोपदेश के इस खंड को आप लगातार अच्छी तरह से देखें, सुने। इस लिंक को आप अपने पास सेव करके रखें। केवल परीक्षा तक नहीं, केवल 3rd ईयर MA तक नहीं, BA MA तक नहीं, अभी तो जीवन के लिए आप किसी को दे सकें, स्वयं इस पर चल सकें। श्रेष्ठ वरदान साबित होगा ये शुकनासोपदेश। जैसे रामचरितमानस में सुंदरकांड है, जैसे महाभारत में गीता है, वैसे ही कादंबरी में शुकनासोपदेश है। इतना ही सौंदर्य विद्यमान है। आज इतना ही, कल प्रतिदिन एक एक गद्य के साथ हम आपके सामने आएंगे। ओम।